हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 4 के लिए मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाने वाला हूं और ऐसी क्लासेस आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। देखिए, पेपर नंबर 4 के लिए आपको आज मॉडल प्रैक्टिस सेट में 4 कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये क्लास जैसे ही खत्म होगी आप उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं कि आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेगा ही। इसके बाद एक सबसे इंपोर्टेंट सीरीज जो कि आपको यहां पर बेड़ा पार सीरीज मिलने वाली है। इस बेड़ा पार सीरीज में मैं आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा और निश्चित है कि इस बेड़ा पार सीरीज से ही आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पूरी क्लास को शिद्दत से करना और इसके बाद देखेंगे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो कि आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। और देखिए, यहां पर मैं आपको एक और चीजें बता दूं कि आप लोगों की सब्सिडरी की क्लासेस भी अब कंटिन्यू आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर ही लेना। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और पहला क्वेश्चंस कहता है कि कब प्रथम अफीम युद्ध प्रारंभ हुआ था। बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। हर फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना फैक्ट मैं नोट कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अफीम युद्ध की। तो प्रथम अफीम युद्ध जो है, यह शुरुआत कब होती है? 1839 ईस्वी में। लेकिन अगर बात किया जाए प्रथम अफीम युद्ध खत्म कब होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और शुरुआत कब होता है पूछा गया, तो आपसे खत्म कब होता है यह भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, 1839 में शुरू होकर 1842 ईस्वी में जो है प्रथम अफीम युद्ध समाप्त होता है। बात करते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध जो है यह किसके और किसके बीच होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपली आप बताओगे मेरे भाई, चीन एंड ब्रिटेन के बीच। किसके बीच? चीन और ब्रिटेन के बीच जो है प्रथम अफीम युद्ध होता है। चलो आप कमेंट करके बताओ। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि प्रथम अफीम युद्ध में किसकी हार होती है। फिर अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं प्रथम अफीम युद्ध की, तो यह युद्ध आखिर होता क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, एक सबसे बड़ी चीजें हैं कि अफीम के यातायात पर रोक लगा दिया गया। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफीम के यातायात पर, किस पर? अफीम के यातायात पर रोक लगाने के दौरान जो है कौन सी युद्ध प्रारंभ होती है, तो आपको बताना है प्रथम अफीम युद्ध प्रारंभ होती है। और यह रोक किसके द्वारा लगाया गया था? तो चाइना के द्वारा रोक लगाया गया था। चलिए बात करते हैं अगर प्रथम अफीम युद्ध की, तो प्रथम अफीम युद्ध जो समाप्त होता है यह कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे मेरे भाई? नानकिन संधि। कौन सी संधि? नानकिंग संधि, जिसके तहत क्या होता है, तो प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर अगर यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि जिस टाइम प्रथम अफीम युद्ध होता है उस टाइम चीन का सम्राट कौन था, तो आपको याद रखना है दाओ ग्वांग। क्या याद रखना है? दाओ ग्वांग जो है इस समय चीन का सम्राट था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और निश्चित पूछा जा सकता है कि प्रथम युद्ध के समय, ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट कौन था, तो क्या याद रखोगे? दाओ ग्वांग। चाइनीज नाम है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कहना हमारी तरह भी आपको आ जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। तो मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन कहता है जापान में टोक्यो का पुराना नाम क्या था। स्टार लगाइए क्वेश्चन, ठीक है। जापान में टोक्यो का पुराना नाम, देखो कैसे याद रख सकते हो। जब कहीं जाओगे, किसी को टोकोगे तो क्या कहोगे? या ये दे दो। क्या दे दो? ये दे दो। यानी कि जापान में टोक्यो का जो पुराना नाम था वो क्या था? ये दे दो, ठीक है। ये चीजें याद रखोगे। अगर बात करते हैं, देखिए प्रेजेंट टाइम पर जापान की राजधानी कहां है, तो प्रेजेंट टाइम पर जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो है। क्या है? टोक्यो। और ये देखिए, टोक्यो जापान की राजधानी कब बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है 1867 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1867 ईस्वी में। 2 पॉइंट्स यहां से आपको निश्चित ही याद करके रखना है। आगे बात करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1931 में जापान ने चीन के किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो सिंपली याद रखना है डेट क्या थी? 1931
1931। और 1931 में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? जापान के द्वारा। कहां, किस पर आक्रमण किया गया? तो चीन पर। लेकिन चीन के किस राज्य पर आक्रमण किया गया? तो आपको याद रखना है मंचूरियन राज्य पर। किस राज्य पर मेरे भाई? मंचूरियन राज्य, जो कि चीन का एक राज्य है, जिस पर जापान के द्वारा क्या किया गया? 1931 में आक्रमण किया गया। आगे बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो सिंपली आपका अगला क्वेश्चन कहता है ताइपिंग विद्रोह। देखिए, इसके बारे में आपको पिछले यानी कि तीसरे मॉडल प्रैक्टिस सेट में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया था टाइपिंग विद्रोह के बारे में। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए, बात करते हैं टाइपिंग विद्रोह जो है यह किस देश में घटित होता है या किस देश में होता है? तो सिंपली याद रखना, चाइना में जो है टाइपिंग विद्रोह होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए आप कमेंट करके बताना हमको कि जिस समय चाइना में टाइपिंग विद्रोह होता है उस समय चाइना में किस राजवंश का शासन होता है? और यह राजवंश वाला क्वेश्चन तो तुमको जरूर याद रखना है, पूछा ही जाएगा एक ना एक क्वेश्चन। तो सिंपली देखिए, आपको यह क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? तो देखिए, उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहते हैं मेरे भाई? तो जापान को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो देखिए आपसे अब ये भी पूछ लिया तो जा सकता है कि डूबते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है, डूबते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन है तुंग मेंग हुई संस्था जो है यह किसके द्वारा संगठित किया जाता है? संस्था का नाम क्या है? तुंग मेंग हुई। अब देखिए, तुंग मेंग हुई संस्था जो है यह सनायत सेन के द्वारा संगठित किया जाता है। अगर आपसे मैं पूछ लूं, देखिए सनायत सेन की अगर बात करें तो इसे चीन का क्या कहा जाता है? चीन का पिता कहा जाता है। चीन का पिता किसको कहा जाता है? सनायत सेन को कहा जाता है। चले आगे, जैसे कि आपका भारत का पिता किसको कहते हैं? भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जैसे कहते हो ना, ठीक उसी प्रकार से चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो सनायत सेन को कहा जाता है। और इसके द्वारा ही कौन सी संस्था? तो तुंग मेंग हुई संस्था जो है संगठित करी गई थी। आगे बात करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कहता है बर्मा को भारत का हिस्सा किसने बनाया था? बर्मा जो कि कहां की राजधानी है मेरे भाई? म्यांमार की राजधानी है। कहां की राजधानी है? म्यांमार की राजधानी क्या है? तो बर्मा है। और इस बर्मा को भारत का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था? तो सिंपली आपको याद रखना है, बर्मा को जो है भारत का हिस्सा किसने बनाया? तो ब्रिटेन ने बनाया। किसने बनाया? ब्रिटेन ने। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटेन के द्वारा कितने युद्ध लड़ने के बाद जो है बर्मा को भारत का हिस्सा बनाया गया था? तो आपको याद रखना है, 3 युद्ध जो है ब्रिटेन के द्वारा लड़ा गया। और इस युद्ध के बाद बर्मा को किसका हिस्सा बनाया गया? तो भारत का हिस्सा बनाया गया था। ये सारी चीजों को आपको बड़ी ध्यान से याद रखना है। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंडोनेशियन राष्ट्रवाद का जन्म कहां हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और पूछ लिया जा सकता है आपसे। आपको याद रखना है इंडोनेशियन राष्ट्रवाद, और इसका जो जन्म हुआ था यह जावा में हुआ था। कहां पर हुआ था? जावा में। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है जापानी प्रमुख में फिलीपींस कितने वर्ष तक रहा था? यानी कि जापानी प्रमुख के साथ जो है फिलीपींस कितने दिनों तक मिलकर रहा, कितने वर्षों तक? तो आपको याद रखना है 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। आगे बात करेंगे, देखिएगा 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आपका 10वां क्वेश्चन है 4 जुलाई 1946 में कौन सा देश आजाद हुआ था? तो यहां पर क्या चीन आजाद हुआ था? नो। जापान? तो नो। बर्मा? तो नो। यहां पर देखिए फिलीपींस जो है यह कब आजाद होता है? 1946 में आजाद होता है। डेट क्या थी? तो 4 जुलाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि वेरा पार सीरीज है। और वेरा पार सीरीज में आज हम लोग मुस्तफा कमाल पाशा और तुर्की शासन से संबंधित 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश होता है? तो आपको याद रखना है, जापान के साम्राज्यवाद का शिकार सबसे पहले कौन होता है? चाइना होता है। आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 30 क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे करा दिया है, ये 31 से स्टार्ट है, आज 32 क्वेश्चंस कहता है कि किसको अतातुर्क यानी कि तुर्की का पिता के उपनाम से जाना जाता है? तो तुर्की का पिता किसको? तो मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है।
आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। आपका अगला क्वेश्चन है मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म कब और कहां होता है। तो मुस्तफा कमाल पाशा जिसका जन्म 19 मई 1881 ईस्वी को कहां पर, तो सेलेनिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुस्तफा कमाल पाशा का पिता का नाम क्या था। तो अली रजा जो है यह मुस्तफा कमाल पाशा के पिता का नाम था। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि तुर्की में एकता एवं प्रगति समिति का गठन कब हुआ। तो तुर्की में एकता एवं प्रगति समिति जो है इसका गठन 1889 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि देखिए यहां पर क्वेश्चन है प्रारंभ में कमाल पाशा यानी कि मुस्तफा कमाल पाशा किसके प्रभाव में आया था। तो एकता एवं प्रगति समिति के प्रभाव में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्या याद रखना है। अगला क्वेश्चन से एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने कौन से युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी। तो आपको याद रखना है गल्लीपोती युद्ध में। किस युद्ध में? गल्लीपोती युद्ध में जो है कमाल पाशा ने एक शानदार सफलता प्राप्त किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा कब दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लिया जा सकता है। आपको याद रखना है 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1919 में होता है जिसकी अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन से आपका कि 1923 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में कौन सी संधि हुई। तो आपको याद रखना है लोजान की संधि। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुर्की एवं यूनान के बीच 1923 में होने वाला संधि लुजान की संधि है। अब आइए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब होती है। तो तुर्की गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 को होती है। अगला है कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को समाप्त कब किया था। ठीक है, तो यह जो है खिलाफत को समाप्त कब किया, तो कमाल पाशा के द्वारा, तो 3 मार्च 1924 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि तुर्की में नए संविधान की घोषणा, तो 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति किसको बनाया गया था। तो मुस्तफा कमाल पाशा को जो है तुर्की के नए गणतंत्र का क्या बनाया गया था? राष्ट्रपिता बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी, स्टार लगाइए, रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी का संस्थापक तो मुस्तफा कमाल पाशा, पक्का पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट, इससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारा ये एड्रेस है, आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। आइए बात करते हैं एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की मेरे भाई। तो देखिए आज का जो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार जानदार लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब जैसे कि देखिए आपको मैं क्यों बताता हूं कि बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि एक गर्लफ्रेंड के पीछे 2 दीवाने पागल। ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चंस है और देखिए बहुत मजा आएगा आपको आज के इस क्लास में और ये क्वेश्चंस को मैं चुटकियों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए भाई देखो क्या कहता है कि प्रथम चीन जापान युद्ध के कारण क्या है और इसके परिणाम क्या है, इसकी विवेचना करें। क्वेश्चंस 2015 में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लंबे समय से नहीं पूछा गया है, रिपीट की जा सकती है क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है आपसे कि प्रथम चीन जापान युद्ध के क्या कारण है और देखिए इसके महत्वों की विवेचना करें या कह सकते हैं इसके परिणामों की विवेचना करें। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अब आइए आंसर कैसे लिखना है तो समझने की कोशिश करना, फिर तो आप आंसर अपने आप लिख लोगे। देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रथम चीन जापान युद्ध के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एक बेसिक सा परिचय। तो इसके बीच में कौन था? इसके बीच में मैं बात करता हूं। देखिए जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि एक के पीछे 2 दीवाने पागल, एक के पीछे 2 दीवाने पागल, मतलब एक कौन था वो? तो वो थी कौन? तो कोरिया। वो थी कौन? कोरिया। अब देखो इस करिकिया के पीछे भी 2-2 गो पागल है भाई। ठीक है, तो देखिए यहां पर कोरिया जिसके पीछे चीन भी पागल है और जापान भी पागल है। एक कौन कौन पागल है भाई? चीन चाहता है ये हमारा हो जाए और जापान चाहता है हमारा हो जाए। देखो अंत में किसका होता है? जिसकी बाजी वही सिकंदर। चलिए बात करते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले आपको एक बेसिक परिचय देना है। किसके बारे में? प्रथम चीन जापान युद्ध के बारे में। तो बेसिक परिचय में क्या लिखोगे? यहां पर जैसे कि मैंने लिखा है चीन का जापान के साथ युद्ध का प्रमुख कारण कोरिया प्रश्नों को लेकर था।
मैंने पहले ही बताया आपको कि कोरिया जो क्या था, तो कोरिया के लिए ही ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। वो चाहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए और वो चाहता था, यानी कि चीन चाहता था ये हमारा हो जाए, जापान चाहता था हमारा हो जाए। बट देखो क्या होता है आगे, आगे जो होगा मंजूर खुदा होगा। देखो भाई साहब क्या है, 1894 से 95 के दौरान क्या होता है, चीन और जापान के मध्य कोरिया पर प्रशासनिक तथा सैन्य नियंत्रण को लेकर लड़ा गया यह युद्ध क्या है, तो कोरिया चीन के पूर्व में तथा चीन जापान के मध्य में स्थित था। ये चीजें याद रखना। कोरिया जो है, देखो कोरिया कहां पर, तो कोरिया जो है यह चीन के पूर्व में, चीन के यानी कि चीन के पहले स्थित है, और जापान जो है, ठीक है सॉरी, चीन जो है यह जापान के मध्य में स्थित है। चीन जो है यह कहां पर, तो जापान के मध्य में स्थित है। अब देखना यहां पर क्या किस तरीके का समीकरण रहता है। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या कहता है, देखो यहां पर कहता है कि और इसके उसके दोनों में घनिष्ठ संबंध था। चीन और जापान के बीच में देखो क्या था, तो एक बेहतरीन संबंध था, चीन में भी, जापान में भी और कोरिया में भी। कहने का मतलब चीन का जापान के साथ, सॉरी, चीन का कोरिया के साथ बढ़िया संबंध था, जापान का भी कोरिया के साथ बढ़िया संबंध था। और इसी चीजों का ये दोनों आपस में फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि दोनों एक समृद्ध देश था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करना चाहता था, फायदा उठाना चाहता था, अपना उस पर आधिपत्य कायम करना चाहता था। बात करते हैं, देखिए कोरिया पर चीन का नियंत्रण नहीं था, यह नाम मात्र के लिए चीन के अधीन था। जापान ने कोरिया को नियंत्रण में लाने के लिए 1869, 1870 और 1876 में वहां शिष्टमंडल भेजे थे। क्या भेजे थे, शिष्टमंडल भेजे थे। दोनों में क्या होता है, तो समझौता हुआ था। क्या हुआ था, चीन और जापान और कोरिया के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तीनों कोरियाई बंदरगाहों को जापान के लिए खोल दिया गया इस समझौते के बाद, जिसका विरोध चीन ने किया। अब स्वाभाविक बात है कि क्या करोगे, तुम्हारा गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा देखेगा तो भाई तुम के विद्रोह तो करोगे ही, झगड़ा तो होगा ही। ठीक वैसा ही यहां पर भी हाल है। जब जापान के लिए रास्ते खुला हुआ देखा चीन ने, तो चीन ने क्या किया, तो चीन ने विरोध किया उसका। अतः अंत में जब क्या होता है, तो 1885 ईस्वी में कोरिया और जापान में समझौते हो जाते हैं, जिसके कारण चीन और जापान में मतभेद बढ़ जाता है। ठीक है, यही कारण था जिसके कारण क्या होता है, तो चीन के बीच और जापान के बीच प्रथम युद्ध होता है। चलिए बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख कारण है जो कि कोरिया की पहली, तो सबसे पहला कारण है कोरिया की स्थिति। देखिए कोरिया की स्थिति क्या बताती है, कोरिया की भौगोलिक स्थिति हमेशा चीन और जापान को अपने ओर आकर्षित करनी थी। क्या करनी थी, अपने ओर आकर्षित। अब स्वाभाविक बात है, जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, तो आपको अट्रैक्ट करती है। इधर से चाइना को भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से जापान को भी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि आप इसकी खूबसूरती पर दोनों फिदा है। ठीक है, इसकी खूबसूरती पर क्या है, दोनों फिदा है। चलिए, तो कोरिया प्राचीन काल से ही क्या होता है, जापान को विजेता राष्ट्र के रूप में देखता है। कोरिया जो है जापान को पूर्व से ही विजेता राष्ट्र के रूप में देखता है और हर हाल में उसे उपहार प्रदान करता था। क्या करता था, कोरिया हर हाल में उसे उपहार प्रदान करता था। दूसरी ओर जो है चीन खुद को कोरिया का करद राज्य समझता था। कोरिया की जनता के मन में चीन के प्रति प्रेम भी था और सद्भाव भी था। ये सारी भावनाएं किसके लिए, तो कोरिया की जनताओं का चीन के प्रति था। वहीं बात करें दूसरी ओर जापान के प्रति नफरत की भावना और घृणा की भावना थी। ठीक है, चीन और जापान दोनों ही कोरिया पर अपना अपना क्या करना चाहता था, प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे में दोनों के हितों में टकराव होने लगा। ऐसे में क्या होता है, तो दोनों के हितों में, क्योंकि देखिए जब दोनों ही अपना अपना प्रभुत्व कायम करना चाहेगा तो मतभेद होना तय है। क्योंकि देखिए आप चाहोगे वो मेरा हो जाए, आप चाहोगे मेरा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में समझौते अगर ना हो तो क्या होगा, युद्ध होगा, मतभेद होगा। चलिए, टकराव उत्पन्न होगी। तो वही कारण था। आगे देखिए जापानी हस्तक्षेप, जो कि आपका अगला कारण है। जापानी हस्तक्षेप क्या है, इसको समझिएगा। तो जापान के द्वारा कोरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करने के दो कारण थे। वह कारण क्या क्या था, एक तो आर्थिक कारण था, दूसरा राजनीतिक कारण था। बात करते हैं कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद क्या होता है, तो जापान में तेजी से औद्योगिक विस्तार होता है। अब यदि औद्योगिक विस्तार होगा तो कच्चे मालों की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो इसके लिए जापान को कच्चे माल और बाजार की आवश्यकता थी। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर सकता था, तो कोरिया जो है ये आसानी से कर सकता था, कच्चे माल की भी और बाजार की भी, यानी कि सुविधाएं सारी थी कोरिया के पास। तो इसके लिए क्या करते थे वो, इसके लिए जापान जो चाहता था कि कोरिया यह हमारे अधीनस्थ हो जाए, हमारे अंदर आ जाए। ठीक है, राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो राजनीतिक रूप से भी जापान के लिए कोरिया जो था यह बहुत महत्व रखता था।
ठीक है। तो इसलिए इन दोनों कारणों के कारण जापान चाहता था कि कोरिया पर मेरा आधिपत्य हो जाए, कोरिया हम में शामिल हो जाए, जिससे क्या हो तो उसको राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर दोनों तौर पर लाभ मिल सके, ठीक है। लेकिन उसे दूसरी तरफ रूस की सीमाएं जो है यह कोरिया से मिलती थी, रूस की सीमाएं जो है यह कहां से मिलती थी, कोरिया से मिलती थी। ऐसे में रूस आसानी से क्या चाहता था, तो रूस आसानी से अपना प्रभाव कोरिया पर बढ़ा सकता था, ठीक है। देखिए अब ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में जो है, ऐसे में होता है कि जापान के लिए रूस बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। अब स्वाभाविक बात है कि कोई एक जो कि अपना साफ रास्ता देख रहा है उसमें कोई बाधक बन के आएगा तो सिरदर्दी तो पैदा होनी है। इसी बीच रूस में क्या होता है, तो रूस ने 1868 ईस्वी में उसरी नदी के, ठीक है, ये नदी का नाम याद रखोगे, उसरी नदी के पूर्वी भाग पर अपना अधिकार कर लेता है और कोरिया के सीमा के पास एक क्या करता है, तो एक बंदरगाह स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है, एक बंदरगाह स्थापित कर लेता है। इधर रूस के बढ़ते प्रभावों को देखकर उसे रोकने के लिए इंग्लैंड ने भी क्या किया, तो इंग्लैंड ने भी दक्षिण कोरिया के हैमिल्टन बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया। देखो कितने ज्यादा, मतलब हर एक चाहता है, क्योंकि कोई एक देश अगर क्या कहते हैं असहाय सा महसूस कर रहा है तो उसे हर देश क्या चाहता है कि उसे अपना अधीनस्थ बना ले। तो धीरे धीरे पहले कौन, तो चाइना चाहा, जापान चाहा, अब उसके बाद रूस भैया आ गए, फिर इंग्लैंड भी आया और दक्षिण कोरिया के हैमिल्टन बंदरगाह पर क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। कोरिया के निकट दूसरी महाशक्तियों के बढ़ते प्रभावों को देखकर जापान सशंकित हो उठा, यानी कि जापान को अब ऐसा लगने लगा कि अब मेरे लिए जो यह संघर्ष है, अब मेरे लिए क्या है, संघर्ष बहुत कठिन होने वाला है। तो वो क्या हो गए, सशंकित हो गए। कोरिया के निकट अन्य देशों के प्रभाव को रोकने के लिए वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, ठीक है। कोरिया के निकट जो है जो दूसरे देश आकर के अपना आधिपत्य कायम करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, जापान जो है ये बौखला उठा और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरा कारण क्या था, तो तीसरा कारण इसका यह था कि जापान का कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता देना। 1875 ईस्वी में एक जापानी जहाज को कोरिया के निकट गोलीबारी करके नष्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गोलीबारी के तहत जो है कोरिया के निकट नष्ट कर दिया गया। युद्ध की संभावनाओं को देखकर जापान से एक प्रतिनिधि मॉडल 1876 ईस्वी में वार्ता के लिए कोरिया पहुंचा। जापान के दबाव में आकर कोरिया को उसके साथ करनी पड़ी थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप व्यापार करने के लिए जापान के लिए कोरिया के बंदरगाह खुल गए, ठीक है। जापान को राज्य क्षेत्रीयता के अधिकार के साथ साथ बहुत से व्यापारिक अधिकार को प्रदान कर दिया गया। जापान से क्या होता है, तो अपना दूतावास सियोल में स्थापित कर लिया गया, ठीक है। जापान ने क्या किया, तो जापान अपना दूतावास जो है कहां पर, तो सियोल में स्थापित कर लेता है। जापान का देखा देखी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सभी क्या करते हैं, तो कोरिया में क्या कहते हैं, एकाकीपन खत्म हो जाता है जिससे, ठीक है। अब संधि होती है, संधि के कारण क्या होता है, तो चीन का और कोरिया का एकाकीपन क्या होता है, खत्म हो जाता है। जापान के द्वारा उठाए गए कदम के कारण कोरिया से चीन का प्रभाव जो है यह खत्म सा हो गया था और चीन जापान को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी बना लिया। तब देखो चीन एक ऐसा राष्ट्र है, चीन एक ऐसा देश है जहां उसे लगे कि अब मेरा अधिकार खत्म होने वाला, अब मुझे हार मिलने वाली है, तब तो वो पूरा बौखला जाता है और अपने आप को किसी दूसरे का, अपने प्रतिद्वंदियों का विरोधी मानना शुरू कर देता है। जब देखा चीन ने कि अब मेरा आधिपत्य जो है एक तरीके से यहां से खत्म होने वाला है, तो यह अपना सबसे बड़ा कट्टर विरोधी किसको मानने लगा, तो सबसे बड़ा कट्टर विरोधी जापान को मानना शुरू कर दिया। बात करते हैं अगला कारण क्या है, तो आपका अगला कारण है कोरिया में आंतरिक विद्रोह। क्या है, कोरिया में आंतरिक विद्रोह क्या है, समझेंगे इसको। 1849 ईस्वी की बात है, कब की बात है, 1894 ईस्वी की बात है कि कोरिया में तुंगहांग विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह होता है, तुंगहांग विद्रोह होता है। ये चीजें याद रखोगे, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि कोरिया में 1894 ईस्वी में कौन सा विद्रोह होता है, तो तुंगहांग विद्रोह होता है। इस समय तक कोरिया के दो दल हुआ करते थे, पहला एक था चीनी समर्थक, दूसरा था जापानी समर्थक। चीनी समर्थक दल ने कैथोलिक धर्म प्रचारकों के विरोध में क्या किया, तो विद्रोह कर दिया और ऐसी स्थिति थी कि इस समय कोरिया के भ्रष्ट सरकार से तंग होकर कोरिया की जनता ने भी क्या किया, तो इस विद्रोह का साथ दिया, इस विद्रोह का समर्थन किया। कोरिया की सरकार विद्रोह को दबाने में नाकाम रही थी। अब इसके लिए कोरिया की सरकार ने क्या किया, तो चीन का मदद लिया। यह किसके द्वारा, तो जापान के द्वारा ऐसा किया गया था, लेकिन चीन ने क्या किया, तो कोरिया ने क्या किया, कोरिया के सरकार ने अब चीन का मदद लिया और चीन के 1500 से चीन ने तब क्या किया, जब जैसे ही मदद मांगा कोरिया के सरकार ने, तो अपने 1500 सेनाओं को वहां पर भेज दिया।
यह देख करके जापान ने देखा कि भाई चाइना तो उसका समर्थन कर रहा है, चाइना उसको मदद कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोरिया क्या करेगा, तो चाइना के पास आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि उसने क्या किया, तो यह खबर जैसे ही मिला जापान को, तो वह कोरिया के लिए क्या किया, तो चीन के प्रभावों को कम करने के लिए अपना 8000 सेना भेज दिया। अब देखो क्या होता है, तो जब इधर से चीन से 1500 सेना और जापान से 8000 की सेना की टुकड़ी जब तक कोरिया पहुंचती तब तक यह विद्रोह क्या हो गया था, शांत हो गया था। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, तो जापान ने चीन के समक्ष, किसके समक्ष, जापान ने चीन के समक्ष कोरिया की सम्मिलित सुधार का प्रस्ताव रखा। और लेकिन क्या होता है, तो इस प्रस्ताव को चाइना के द्वारा ठुकरा दिया गया, क्योंकि चाइना जो है यह अपने आप का बड़ा प्रतिद्वंदी किसको मानता था, तो जापान का मानता था, यानी कि बहुत बड़ा कट्टर विरोधी मानता था वह जापान को। तो उसके द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया जापान के द्वारा, तो इसको चाइना ने ठुकरा दिया। चाइना के द्वारा जो है प्रस्ताव से इनकार करने पर जापान नाराज हो गया और युद्ध करने के लिए वह बौखला गया। ठीक है, फिर आप देखते हैं अगला कारण क्या है, तो वह तात्कालिक कारक है। अब तात्कालिक कारक को समझना जरा। तात्कालिक कारक जो है 25 जुलाई 1894 की बात है कि चीनी नौसेना के लिए रसद ले जा रही जहाज को जापानी नौसेना ने क्या किया, तो नष्ट करवा दिया। ठीक है, बहुत ही बड़ा जहाज था, बहुत ही बड़ी सामग्री थी उसमें, जिसको किसके द्वारा, जब वह चीन की सामग्री थी, जापान ने उसको नष्ट करवा दिया। अब इससे चीन क्या करता है, तो क्रुद्ध होकर 1 अगस्त 1894 ईस्वी को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है और यही युद्ध क्या है, तो चीन और जापान का प्रथम युद्ध कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण थे जापान और चीन के प्रथम युद्ध का। लेकिन बात करते हैं कि इसका परिणाम निकलकर क्या आता है, इसके महत्व क्या है। तो परिणाम देखना भाई साहब, चीन की क्या हाल होती है, सो देखते रहिए। देखिए, आरंभ में जापान एक छोटा सा राष्ट्र था जो कि एक पारंपरिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन बात करें जापान की चीन पर विजय के बाद उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्थापित हो गया। ठीक है, अब सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया को जापान की ताकत का पता चल गया, क्योंकि चीन जैसे राष्ट्र को अगर कोई देश हरा देता है, मतलब अपने आप में वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और इसी कारण जापान के ताकत का पता जो है पूरी दुनिया को लग गया। अब उनकी गिनती यूरोपीय महाशक्तियों में होने लगी थी, किसकी, जापान की। इसने पूर्व में की गई भेदभाव पूर्ण संधियों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार जापान एवं यूरोपीय देशों की समकक्ष आ गया और इस युद्ध के उपरांत चीन महत्व बिल्कुल समाप्त सा हो गया था, यानी कि चीनों का जो महत्व था यह बिल्कुल जापान से हारने के बाद समाप्त सा हो गया था। इस युद्ध के बाद चीन की ताकत और प्रशासन की पोल खुल गई। अब यूरोपीय ताकतों ने खुलकर उनकी लूट खसोट प्रारंभ कर दी थी। इस युद्ध का महत्व इस बात में भी है कि उसके बाद जापानी साम्राज्यवाद को एक विश्वास और विकसित होने का आधार भी मिल गया। इस युद्ध के आधार पर ही जापान का साम्राज्यवाद आगे की ओर विकसित हो पाया था। क्या हो पाया था? जापान का साम्राज्यवाद आगे की ओर विकसित हो पाया था, जो कि शक्ति संचयन की थी और उसका जापान सफल परीक्षण हो पाया था। ठीक है, इस सफलता ने उन्हें वह शक्ति प्रदान की जिससे वह अगले 10 वर्षों तक यूरोपीय देशों को पराजित किया था। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस बातों से क्या होता है, स्पष्ट होता है कि चीन और जापान के बीच युद्ध कोरिया में अपना प्रभाव को स्थापित करने को लेकर। अभी तो आपने सारा डिटेल्स में पढ़ा कि किसके लिए सिर्फ यह खेल हुआ, तो कोरिया के लिए। चाइना चाहता था कि इस पर मेरा अधिकार, जापान चाहता था इस पर मेरा अधिकार हो, तो इसी के लिए तो ये प्रथम क्या कहते हैं, चीन जापान युद्ध होता है। तो देखिए, इस युद्ध में जो है चाइना को क्या करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। और युद्ध को रोकने के लिए 17 अप्रैल 1895 स्टार लगाइए। देखिए, पूछी जा सकती है 17 अप्रैल 1895 को कौन सी संधि होती है? तो शिमोनस्की की संधि होती है। और शिमोनस्की की संधि के तहत क्या कहते हैं, प्रथम चीन जापान युद्ध को रोका जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपको मेरे भाई क्या करना है, आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करना है। अगर आप पेपर में इस तरीके से आंसर लिख देते हो तो मैं गारंटी देता हूं ये 20 मार्क के क्वेश्चंस हैं, आपको 17 से 18 मार्क कोई नहीं रोकेगा, चाहे वो कैसे भी कॉपी चेक किया जाए। तो निश्चित है कि आपके बेहतर परसेंटेज मार्क, लगभग 80+ % मार्क आप गेन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।